नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। आज मध्य प्रदेश में 12,421 नए संक्रमित मिले हैं। अभी तक 6,37,406 संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में देखें तो 86 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में अब तक 6,160 मरीजों की मौत हुई। आज 12,965 मरीज डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 5,42,632 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 88,614 है। हमारी सहयोगी नीलम जुड़ चुकी है भोपाल से। जी नीलम, अपडेट दीजिएगा। जी, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 से ज्यादा जो है नए मामले मिले हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है। लगातार ये देखने को मिल रहा है प्रदेश में कि एक्टिव केसों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है और इसके साथ ही संक्रमण की दर जो है अब वो 18% के आसपास पहुंच गई, जो कि एक बहुत सही और अच्छी राहत की बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो समीक्षा बैठकें ले रहे हैं, उसके तहत आज भी उन्होंने समीक्षा बैठक ली और ये खास तौर पर निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टर्स को कि आयुष्मान कार्ड के जितने भी हितग्राही हैं उनका जो है इलाज निजी अस्पतालों में निःशुल्क किया जाए। इसके लिए जो है पूरी एहतियात बरती जाए कि जो गरीब हैं और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका ठीक से इलाज जो है वो निजी अस्पतालों में भी किया जाए। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर्स को लेकर के हम बात करें तो अब प्रदेश में कोविड केयर सेंटर्स नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि लगभग 78% के आसपास जो है कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तर खाली है। वहीं यदि हम ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की बात करें तो अब जो है वो उनमें 2% जो है वो खाली होने की बात भी सामने आ रही है। यानी कि अब जो है धीरे धीरे शहरों में स्थिति सुधरती जा रही है, पर इसके साथ ही साथ चिंता इस बात की है कि गाँव में जो है संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके लिए आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि टेल कोरोना अभियान को प्रभावी तौर से लागू किया जाए, ताकि संक्रमण जो है गांव में तेजी से ना फैल पाए। क्योंकि यदि एक बार संक्रमण गांव में फैल जाता है तो वो एक चिंता वाली बात होगी। गांव में खासतौर पर कहा गया है कि आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए, एक एक घर पे जो है सर्वे और सैंपलिंग का दौर है वो तेजी से किया जाए, ताकि संक्रमण जिन भी गाँव में फैल रहा है उनको जल्द से जल्द नियंत्रण में किया जा सके और स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका नीलम इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि 15 तारीख तक जो संक्रमण पीक पर जाने के आसार हैं, संभावना व्यक्त की गई है, उसके पहले हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरा अमला तैयार रहे। जबलपुर से एक अहम खबर है। कोरोना मामलों पर हाईकोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई। सरकार ने 87 पेज की एक रिपोर्ट पेश की। ऑक्सीजन की उपलब्धता मांग से ज्यादा ये राज्य सरकार का दावा कोर्ट में रहा है। 6 जिलों में मौतों पर सरकार ने अपना जवाब दिया। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, ये तर्क दिया। रेमडेसिविर की आपूर्ति पर हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया। हाईकोर्ट ने इस मसले पर सरकार से जवाब मांगा है। 17 मई को अगली सुनवाई इस मामले में होनी। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी विजेंद्र, बताएं। जी हाँ पुनीत, बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट में आज तमाम याचिकाओं पर जो कि कोविड आपदा से जुड़ी हुई है उन पर सुनवाई की गई और इस पर लगातार सुनवाई के बाद आज विस्तृत आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से सुनाया गया है। पुनीत, आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तब राज्य सरकार की ओर से 87 पन्नों की एक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की गई है। चूंकि कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करना है राज्य सरकार को। और बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने बीती सुनवाई के दौरान ये चिंता जताई थी कि 87 मौत मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान हुई है, ऐसी जानकारी कोर्ट के संज्ञान में आई है। लेकिन 10 जिले जहां पर ये ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला था, उनमें से 6 जिलों का ब्यौरा जो है वो हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश किया गया और इन 6 जिलों में, जिसमें जबलपुर और सागर शामिल नहीं है, वहां पर सरकार की ओर से कहा गया कि ऑक्सीजन की किल्लत से किसी तरह की कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि जो अमिकस क्यूरी है, कोर्ट मित्र हैं, उनकी ओर से हाईकोर्ट में पेश सरकार के जवाब पर ऐतराज जताया गया और कहा गया कि यदि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश में सरकारी या निजी अस्पतालों में मरीजों की मौत क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यदि कोई सप्लाई चेन में गड़बड़ी है तो उस पर भी काम किया जाना चाहिए। और यह भी पाया गया कि सरकार ने दावे जरूर किए हैं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो मांग से ज्यादा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है और अभी भी केंद्र सरकार पर निर्भरता मध्य प्रदेश सरकार की है, जिस पर काम किया जाना चाहिए।
और साथ ही साथ कोर्ट ने, चूंकि कोर्ट ने ये पाया कि अब तक कोई एक तारीख मुकर्रर नहीं है कि राज्य सरकार ने ये तय किया हो कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट कब तक मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, इस पर भी अमिकस क्यूरी की ओर से एक ऐतराज जताया गया। विस्तृत सुनवाई आज की गई, जिसमें नर्सिंग होम एसोसिएशन की ओर से भी ये कहा गया कि ऑक्सीजन की अगर आपूर्ति होती है तो पहले उसमें प्राथमिकता शासकीय अस्पतालों को दी जाती है और उसके बाद निजी अस्पतालों को दी जाती है। इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा किया गया। और साथ ही साथ आज इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये पाया कि जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो शमशान घाट है, वहां पर मौतों का आंकड़ा कुछ और है, जबकि शासन की ओर से या प्रशासन की ओर से जो कोरोना से मौतों का आंकड़ा दिया जा रहा है वो उसमें और शमशान घाटों में कोविड प्रोटोकॉल से हो रही मृत्यु का जो अंतिम संस्कार है उसमें जमीन आसमान का एक तरह से अंतर है। तो कोर्ट ने इस पर भी सरकार से जवाब मांगा है और 17 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई तय की है। इन तमाम मामलों पर अब राज्य सरकार को एक और जवाब देना होगा और 17 मई को पुनीत इस मामले पर विस्तृत सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। तो कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष, अपना जवाब और कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की है। हालांकि इस मामले में अभी भी कोर्ट के कुछ सवाल हैं, उन पर सरकार को जवाब देना है। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल पंप से 1,20,000 रुपए चोरी चले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 चोरों को दबोचा है। चोरी में पेट्रोल पंप के कर्मचारी मोइन शामिल बताया गया। आरोपी मुश्ताक ने तड़के 4:30 बजे चोरी की। ऐशबाग थाना क्षेत्र का यह मामला है। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं। जी सत्येंद्र, बताएं क्या पता चला इस चोरी के बारे में? ये राजधानी के ये ऐशबाग थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर पुल बोगदा स्थित एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पर एक सुबह 4:30 बजे चोरी हुई है। चोरी 1,20,000 रुपए की हुई थी। इसमें पता चला है कि ये जो चोर है ये काजी कैंप का रहने वाला है। इसका साथी है एक मोइन, ये तलैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों आपस में दोस्त थे। ये सब जो मेन आरोपी मुश्ताक, ये सब्जी बेचने का काम करता है। मोइन ने, जो पेट्रोल पंप कर्मचारी है मोइन, इसने इसको बताया कि पेट्रोल पंप पर रात के समय जो रात का जो कैश होता है वो कैशियर रख के सोता है और उसका मैं आपको बताऊंगा, उसके अनुसार सुबह पहुंचना और पैसे निकल जाना। मोइन के बताए अनुसार ये मुश्ताक सुबह 4:30 बजे पेट्रोल पंप पहुंचता है और जहाँ कैश रखा हुआ था उस जगह से कैश निकाल के वहां से निकल जाता है। इस दौरान जानकारी की जब सामने चीजें आई तो पता चला कि कैशियर सो रहा था। पुलिस ने जब चोरी की घटना का पुलिस को पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 जगह के पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले। एक पेट्रोल पंप का, दूसरा पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर, जहां पर ये जो मेन आरोपी है मुश्ताक की पेट्रोल जिस जगह का ये वीडियो सामने आया था वहां पर बाइक पर बैठकर इंतजार कर रहा था। इधर से जैसे ही जो पेट्रोल का कर्मचारी है मोइन, उसका इशारा मिला और मुश्ताक मौके पर पहुंचा और पैसे निकाल के फरार हो गया। पुलिस ने दोनों सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया, कॉल डिटेल का मिलान किया और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तब जब पूछताछ की गई तो मेन आरोपी मुश्ताक ने बताया कि चोरी की घटना में पेट्रोल पंप का कर्मचारी है मोइन, उसने रेकी की थी। रेकी के बाद मुझे इशारा किया था, उसके बाद मैंने ये चोरी की है। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी गई 1,20,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश कर जेल भेजेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से पूरी प्लानिंग करके इस चोरी को अंजाम दिया गया। हालांकि इस मामले में पेट्रोल पंप से 1,20,000 रुपए की चोरी होना पाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को लेकर कलेक्टर से महत्वपूर्ण बातचीत की। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब बड़े शहरों से ज्यादा छोटे कस्बों तक पहुंच रहा है, ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा है। कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन को बढ़ाते हुए 15 मई तक किया। प्रदेश में पहले से वीकेंड लॉकडाउन लागू है और इस तरीके से अब 17 मई सुबह 6 बजे तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण गांव तक फैल रहा है, जरा भी ढिलाई की तो बड़े संकट में फंस जाएंगे। कहा कि ऐसे वक्त में शादी का कोई मतलब नहीं, इसके कारण अपनों को और
अपने परिवार को संकट में डालना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करें। स्थानीय स्तर के ऊपर इसको पूरी तरह मॉनिटर किया जाएगा। शादियों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सबकी सहमति से निर्णय लेगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस बीजेपी के सदस्यों, समाज सेवियों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ने और अपने अपने इलाके में व्यवस्थाएं बनाने के लिए कहा है। 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू, शहरों में भी घरों में रहेंगे, गांव में भी घरों में रहेंगे। शादी विवाह बंद, मई में कोई शादी विवाह नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए नई योजना लागू की जा रही। इसके अंतर्गत प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति को कोरोना का निःशुल्क इलाज निजी अस्पतालों में मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। सरकार कुछ बड़े अस्पताल छोड़कर निजी अस्पतालों को कोविड इलाज के लिए अनुबंधित करेगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप की बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत सिटी स्कैन आदि जांचें निःशुल्क होंगी। दवाएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन निःशुल्क मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार 18 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन लगातार चलता रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ्तार भले ही स्थिर हो, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। प्रदेश में अभी तक 6,160 लोगों की मौत हुई है। 2,146 मौतें 1 अप्रैल से 5 मई के दरमियान हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर ये मांग की कि जिस परिवार में मौत हो रही है उनके परिवार के आश्रितों के सामने आर्थिक संकट है। सरकार कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित कर मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। सरकार ने हाल ही में यह फैसला किया कि मंडी कर्मचारी की यदि कोरोना से मौत होती है तो उसके परिजन को 25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उपार्जन के दौरान किसान कोरोना से संक्रमित होता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसे कोई आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी पत्र लिखकर 20% से ज्यादा संक्रमण दर पर चिंता जाहिर की है। इंदौर जिले की मऊ तहसील कोरोना की दूसरी लहर का हॉटस्पॉट बन चुकी है। तहसील में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। कोरोना से हुई मौत की संख्या भी मऊ में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किए जा रहे प्रशासनिक दावे फेल दिखाई पड़ते हैं। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच वरिष्ठ अधिकारी अपने से निचले वर्ग के कर्मचारियों पर इसका सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसा एक मामला मऊ तहसील के मानपुर ब्लॉक में दिखा, जहां ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS तोमर के साथ महू SDM अभिलाष मिश्रा ने अभद्रता की। आरोप है डॉक्टर तोमर को SDM ने अस्पताल परिसर में खूब खरी खोटी सुनाकर उनका अपमान किया। डॉक्टर तोमर ने इंदौर स्वास्थ्य विभाग के CMHO को पत्र लिखकर नौकरी करने में असमर्थता जताई और इस्तीफा देने की बात कही। मैं 1:30 बजे लंच के लिए करके खड़ा हुआ था। कुछ कर्मचारी आ गए, अजीम साहब आए हुए। मैं तत्काल उसी पोजीशन में जो घर में था उसी स्थिति से पहुंचा तो एकदम शुरू हो गए कि आप लंच करने कैसे गए, यहाँ कोई भी नहीं अस्पताल में, सब सत्यानाश कर दिया तुमने, निकम्मे हो हैं। तो फिर मैं इसके बोलने की स्थिति में नहीं आ, जवाब देने की स्थिति में नहीं रहा। इतने अग्रेसिव थी वो। ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में मैं काम नहीं कर सकता। इंदौर के सभी सरकारी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने शुक्रवार सुबह सामूहिक इस्तीफा देने और काम बंद कर देने की चेतावनी दी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में जिले के सभी सरकारी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी लामबंद हो गए। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि डॉक्टर गडरिया के साथ कलेक्टर ने दुर्व्यवहार किया, अपशब्द कहे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। कलेक्टर के इस बर्ताव के खिलाफ गुरुवार शाम को सभी स्वास्थ्यकर्मी और सरकारी चिकित्सकों ने मंत्री तुलसीराम सिलावट और संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। मांग की कि कलेक्टर मनीष सिंह को ना हटाया गया तो जिले के सभी स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देकर काम बंद कर देंगे। हालांकि मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को समझाने की पूरी कोशिश की है।
कोरोना काल में लॉकडाउन में घरों में कैद बच्चों के स्वभाव पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को पेरेंट्स द्वारा छोटी सी भी डांट फटकार समझाइश नागवार गुजर रही है। भोपाल के रेलवे चाइल्ड लाइन में मार्च अप्रैल में 55 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इनमें 40 बच्चे और 15 बच्चियां थीं जिनकी उम्र 10 से 15 साल रही। मनोचिकित्सक दिव्या मिश्रा का कहना है कि कोरोना संक्रमण का तनाव बच्चों पर साफ तौर पर झलक रहा है। लॉकडाउन के चलते घर में कैद रहने से उनका पेशेंस लेवल कम हो रहा है। इसके चलते वो बेहद चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उग्र स्वभाव हो रहा है। होशंगाबाद में 11 साल की बच्ची इसीलिए घर से भाग गई कि उसके पिता ने उसकी सहेलियों के सामने उसको डांट लगा दी। गोरखपुर से एक 13 साल का बच्चा घर से इसीलिए निकल गया क्योंकि उसे खाने में मैगी कम मिली। उज्जैन के सरकारी अस्पताल में 2 एएनएम नर्स रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रही थी, जिसे साइबर सेल और थाना कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। इसके साथ ही मेडिकल पर काम करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल और कोतवाली पुलिस पिछले कई दिनों से दोनों नर्सों के साथ युवक पर भी नजरें जमाए बैठी थी। दोनों नर्स और युवक चिकित्सालय के चरक भवन में कोरोना वार्ड में ड्यूटी के दौरान इस तरह के काम को अंजाम दे रहे थे। कालाबाजारी के संबंध में लगातार साइबर सेल को सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर हमारी साइबर टीम ने सफलता हासिल करी है। कंटिन्यूसली पीछे लगकर 2 नर्सेस को हमने आज गिरफ्तार किया है, जिनके पास से और एक लड़के के पास से 2 इंजेक्शन रेमडेसिविर और 3 अदर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। 5 इंजेक्शन इनके पास थे, जिसमें से 3 ऑलरेडी सोल्ड आउट कर चुके थे। ये लोग 20,000 रुपये पर इंजेक्शन के हिसाब से बेचा करते थे। भिंड के सिविल सर्जन अनिल गोयल ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कमी के बीच जुगाड़ खोज निकाला। यहां स्वास्थ्य विभाग को फ्लो मीटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सिविल सर्जन अनिल गोयल ने एक आपातकालीन जुगाड़ इजाद की, जिसके बिना फ्लो मीटर से जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन लगाई जा सके। ऑक्सीजन फ्लो मीटर का काम सिलेंडर से मरीज तक पहुंच रहे ऑक्सीजन के बहाव को कंट्रोल करना होता है, लेकिन इस डिवाइस के अभाव में डॉक्टर अनिल गोयल ने ऑक्सीजन कैनुला और एक 20 ml की डिस्पोजेबल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर ऑक्सीजन सप्लाई का जुगाड़ तैयार किया। ऑक्सीजन बेड्स अभी हम 36 बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मरीज चूँकि बहुत आ रहा है जिला अस्पताल में, हमारे सिविल सर्जन द्वारा 20 ml सिरिंज को ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उनमें डायरेक्ट लगाकर हम मरीज जो ऑक्सीजन की डिमांड वाले आ रहे हैं उनको इलाज में कोई असुविधा ना हो, ऑक्सीजन की उनकी जो डिमांड हम पूरी कर पाएँ, इसलिए व्यवस्था जिला अस्पताल में लागू की। कोरोना महामारी के कारण इस बार भी प्रशासन ने 6 मई से शुरू होने वाली पंचकोसी यात्रा को स्थगित कर दिया। आम श्रद्धालुओं को पंचकोशी यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं। आम लोगों की सुविधा और धार्मिक भावना को देखते हुए 5 लोगों ने प्रतीकात्मक तौर पर पंचकोशी यात्रा शुरू की है। प्रदेश के मंत्री मोहन यादव ने नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल प्राप्त कर यात्रा प्रारंभ की। पौराणिक यात्रा की परंपरा भी नहीं टूटे और श्रद्धालुओं की भावना आहत न हो, इसीलिए इस पर फैसला हुआ है। प्रतिनिधित्व करते हुए समाज के 5 पदाधिकारी पैदल चलकर 118 किलोमीटर की इस यात्रा को संपन्न करेंगे। एक तरह से भगवान के देवी देवताओं की पूजा भी करना चाहिए। उस निमित्त पूजा करके इस यात्रा को आज संपन्न करेंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में फिर यात्रा उसी भव्य पैमाने पर चले, उसी रूप धारण करे। मेरी अपनी ओर से पंचकोशी की इस पावन पर्व की सबको बधाई और ये सब मान के चले कि आप अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। जबलपुर की पत्रकारिता के पितामह कहलाने वाले भगवतीधर वाजपेयी का जबलपुर में 96 वर्ष की आयु में पत्रकारिता के पितामह कहलाने वाले भगवतीधर वाजपेयी का जबलपुर में 96 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। भगवतीधर वाजपेयी के निधन से पत्रकारिता समेत राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। भगवतीधर वाजपेयी पत्रकारिता के साथ राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय रहे।
पंडित भगवतीधर वाजपेयी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जनसंघ के संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ सन 1952 में लखनऊ से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद वे जबलपुर आ गए। दैनिक युगधर्म में संपादक का काम संभाला। वाजपेयी जनसंघ से जुड़ गए, फिर पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए सतत काम किया। व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि जब मैंने राजनीति के मैदान में, छात्र राजनीति के मैदान में पहली बार कदम रखा था और हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था तो युगधर्म अखबार हुआ करता था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे जनसंघ के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ा, तब उनका आशीर्वाद का हाथ हमारे बीच में रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ पंडित भगवतीधर वाजपेयी जी के संबंध बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे। निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद दिवस है आज हमारे लिए, उनके तमाम शिष्यों के लिए, उनके व्यापारिक मित्रों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए एक बहुत ही दुखद स्थिति है। और लेकिन अब ईश्वर के जो विधान है उसके सामने कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।